बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के एक नए व्लॉग में एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल से समझ लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड होनी जा रही है। तो अभी ये पीछे रिसेंट कुछ वीक्स में बहुत ज़्यादा बात चल रही है। मैंने लास्ट व्लॉग में भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया था कि किस तरह से जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, यहाँ से किस तरह से जो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट्स हैं वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मतलब कि जो फेब इनटेक में बच्चे थे वो बहुत कम आए हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस इनटेक, जो कि जुलाई 2023 था, जिसमें मैं भी आया था। तो इससे रिलेटेड बात करेंगे, और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने अभी वीज़ा अप्लाई करना है उनके लिए भी मेरी एडवाइस है कि देखें, दिसंबर में जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने माइग्रेशन स्ट्रेटजी अनाउंस की थी, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। उन्होंने दिसंबर 2023 में माइग्रेशन स्ट्रेटजी अनाउंस की थी, और उन्होंने बोला था कि हमने एक साल में तकरीबन 5.5 लाख लोग हमने बुलाए हैं। माइग्रेशन जो हुई है ना, जिसमें स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी थी और हमेशा से होती है। तकरीबन 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स थे, और उस बाकी 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। बाकी सारे वो जो पीआर पे आते हैं वो सारे लोग थे। और देन उन्होंने बोला था कि यार हम इस माइग्रेशन के जो नंबर्स हैं ना, हम इसको कम करेंगे, और इसको हम 2 साल के अंदर 2.5 लाख तक लेकर आएंगे, ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन। तो उसके बाद ही उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा बंद कर दिए। बंद इस सेंस में किए कि मतलब जो उनकी बड़ी मार्केट्स थी, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये ऑस्ट्रेलिया की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसकी बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। नो डाउट चाइना भी है, चाइना हमेशा से नंबर 1 पर है, लेकिन चाइना से हट के बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको देखिए, चाइना के जो लोग हैं ना, चाइना के स्टूडेंट्स की आज भी जो इतनी बुरी वीज़ा सिचुएशन चल रही है, उसमें भी चाइना की जो वीज़ा अप्रूवल रेट है वो 98% है। ठीक है, उनकी हमेशा से फुल रही है। क्यों फुल रही है भाई? वो लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, जो चाइनीज़ हैं। जो चाइनीज़ स्टूडेंट यहाँ पे आता है वो पहली बात तो वो अपना कोर्स नहीं चेंज करता। सेकेंडली वो अपने साथ यहाँ पे बहुत सारा पैसा लाता है। यहाँ पे आके वो यहाँ के जो स्टूडेंट्स अकोमोडेशंस हैं इतनी महंगी महंगी, वहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा फैक्टर डिपेंड करता है ना, वो सही मायनों में वो पढ़ाई करते हैं। तो इस वजह से ये फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और बाकी जो पीछे जो बड़ी मार्केट है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, तो इन कंट्रीज से इन्होंने बच्चे लेना छोड़ दिए। ठीक है, क्योंकि एक फैक्टर तो होता है इकोनॉमिक कंडीशंस। हमें सबको पता है कि किस किस मुल्क की कैसी कंडीशन है, पाकिस्तान की कैसी कंडीशन है, इंडिया की कैसी है, नेपाल की कैसी है। लेकिन इन्होंने बस स्टूडेंट वीज़ाज़ के जो नंबर थे उसको कम कर दिया, मतलब रिफ्यूज़ल रेट बढ़ा दिया ना। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और उनको वो बोल रहे हैं कि यार आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें इस तरह से। नहीं नहीं नहीं, बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन फ़ीस ले रहे हैं $750-800 जितनी भी है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, और उसको 3-4 महीने प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेस करने के बाद एक तो जो इमिग्रेशन है उसने स्क्रूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। मतलब एक एक डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल से चेक किया जा रहा है, और वो ऐसे ही नहीं चेक कर रहे। मतलब पिछले कुछ केसेस आए हैं कि लोग जो होते हैं वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगा के, फेक बैंक स्टेटमेंट लगा के, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के प्रॉपर्टी के वो सारा कुछ आ जाते हैं। एक तो उस चीज़ की उन्होंने स्क्रूनिटी चेक की है, और अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि मेरे अपने कुछ दोस्त हैं, उनकी बहुत अच्छी प्रोफाइल थी, उनका इंटरव्यू भी हुआ, हर चीज़ जेन्युइन थी, लेकिन स्टिल वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो बात यह है कि उन्होंने वीज़ा देना ही नहीं है, सिंपल आसान लफ्ज़ों में बात है। अब एक रिफ्यूज़ल आ जाए, बच्चा कहता है यार मैं क्या करूँ, मैं दोबारा अप्लाई करूँ, मैं ना करूँ, मेरी जो प्रोफाइल अच्छी है, या मैं बैंक स्टेटमेंट बढ़ा लूँ। तो भाई ऐसी वैसी कोई बात नहीं, अगर आप बैंक स्टेटमेंट भी बढ़ा लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, आपकी जो वीज़ा के चांसेस है ना वो कम है। कम इस सेंस में है कि जितना 6 महीना पहले बड़े अच्छे चांस थे कि अगर आपने लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, आपका गैप नहीं है, आपका वीज़ा लग जाएगा। उस टाइम ये श्योरिटी थी। अब ऐसी बात नहीं है। अब मतलब इस सारे चीज़ों के बावजूद बेशक आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में भी ले लें एडमिशन, लेकिन अगर आप इन 3 कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपके जो सक्सेस रेट हैं वो कम है। ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा लगेगा ही नहीं, वीज़ा लगेगा। बच्चे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आ रहे हैं तीनों कंट्रीज से। ठीक है, लेकिन उनकी जो जो रेशो है, जो पिछले इनटेक से हम कंपेयर करें, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। ठीक है, तो लिहाजा अभी फेब का मंथ ख़त्म हो चुका है, अभी बहुत सारी चेंजेस होनी हैं। अब जुलाई से जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट आ जाएगा, तो जो जुलाई के आगे जो इनटेक होगा नेक्स्ट, मतलब फेब 2025, उसमें तो बहुत मेजर चेंजेस होंगी ना। उसमें तो टोटल सिनारियो चेंज हो जाएगा जब एक जीएसटी का टेस्ट आ जाएगा।
तो अभी थोड़ी सी सिचुएशन है, क्योंकि अभी फेब इनटेक तो एंड हो गया ना, वो तो बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। अभी एक इनटेक है हमारे पास, जुलाई इनटेक, लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मेरा सारों को ये मशवरा है कि अभी थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा, क्योंकि मार्च के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की होनी है यहाँ पे असेसमेंट, जो इनकी होती है ना रैंकिंग, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उस लिहाज से उनकी असेसमेंट होनी है। और यही वजह है कि जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों के इन तीनों कंट्रीज से उन्होंने अब COEs कैंसिल किए हैं। वो क्यों कैंसिल किए हैं? उनको पता है यार कि इन कंट्रीज से आजकल वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर एक यूनिवर्सिटी के जितने ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ल होते हैं, तो उस लिहाज से उनकी रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब जब मार्च में इनकी दोबारा रिस्क असेसमेंट होगी, तो वो देखेंगे कि हाँ भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के कितने वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, और इनके कितने बच्चों ने मतलब एकेडमिक जो प्रोग्रेस है वो कितनी होती है, ठीक है। तो उन सारों से बचने के लिए इन यूनिवर्सिटीज़ ने इन बच्चों के COEs ही कैंसिल कर दिए ना, मोस्टली के, ठीक है। डीकन यूनिवर्सिटी ने कर दी हैं, मैक्वायर यूनिवर्सिटी ने कर दी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलागोंग ने कर दी हैं, लाट्रोप ने कर दी, पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रोज़ कोई ना कोई यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, उन्होंने तो कर दी हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के तो फिर भी हालात थोड़े से बेहतर हैं, कॉलेजेस के तो बहुत बुरे हालात हैं। कॉलेजेस को तो भाई, कॉलेज ने तो एक एक साल तक ना ऑफ शोर जो अप्लीकेशन होती हैं वो लेना ही बंद कर दी हैं, ठीक है। क्योंकि सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता चल चुका है यार कि कॉलेजेस जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक गेटवे प्रूफ, मतलब एक किस्म का एक पुल साबित हो रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि वो उसके थ्रू यहाँ आके काम करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। यूनिवर्सिटीज़ में तो फिर भी चलो इतनी ज़्यादा फीस होती है, वो फर्स्ट फीस पे करके आते हैं। कॉलेज की तो फीस भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो कॉलेज को तो आप छोड़ ही देना, भूल जाएं। अगर आप ऑफ शोर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं आप किसी कॉलेज में दाखिला लेंगे, तो भूल जाएं। आपको वो तो, उसमें तो वीज़ा विदेश, कॉलेज का तो वीज़ा रेट वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है, वो तो शुरू से ही, मतलब 3-4 सालों से वीज़ा रेट बहुत कम है। तो आज के सिचुएशन में तो बेड़ा गर्क ही उसका हो गया ना। तो अब तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी इतनी बुरी सिचुएशन आई हुई है कि 16 यूनिवर्सिटीज़ की एक एसोसिएशन है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने, उनके जो वाइस चांसलर्स हैं, उन्होंने जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं, उनको उन्होंने मेल की है कि यार इस तरह से फेब इनटेक में हमें उतने बच्चे नहीं मिल सके, और ये जो इतने ज़्यादा हाई रिफ्यूज़ल रेट है, इसकी वजह से उनका जो यूनिवर्सिटीज़ की जो फंडिंग है और फाइनेंस है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। और उन्होंने रिपोर्ट किया है कि कलेक्टिवली सारी यूनिवर्सिटीज़ को तकरीबन $310 मिलियन का नुकसान होगा अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही, ठीक है। अब बात यह है ना कि ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट, सबको पता है ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट में पूरी दुनिया में। जितने बच्चे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उतने कहीं भी नहीं जाते, ठीक है। मतलब UK में भी जाते हैं, USA में भी जाते हैं, कनाडा में भी जाते हैं, जर्मनी में भी जाते हैं, चाइना में भी जाते हैं, लेकिन जितने बच्चे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उतने कहीं भी नहीं जाते, ठीक है। तो जब इतने ज़्यादा बच्चे आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है ये इंटरनेशनल एजुकेशन। जो बच्चे आते हैं अपने साथ फीसेस लेकर आते हैं और फिर यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ को फीसेस देते हैं, तो यूनिवर्सिटियाँ इन्हीं से चलती हैं, ठीक है। और इस लिहाज से ये कोई $310 मिलियन का जो फिगर है, ये कोई हैरान होने वाला फिगर नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटियाँ ऐसे ही चलती हैं यहाँ पे। अब एक बच्चा जब आके $15,000 पर सेमेस्टर देगा एक क्लास में, तो अगर एक बैच में 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो ये अमाउंट कहाँ हो जाती है। सिर्फ एक कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो एक यूनिवर्सिटी में इतने ज़्यादा कोर्स होते हैं, फिर इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, तो ये नुकसान उनका जेन्युइन है। तो जिस पर इमिग्रेशन के मिनिस्टर ने उनको जवाब दिया है, उनको रिप्लाई किया है कि हम जो नए सिस्टम है उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप वेट करें, और आप जब नए सिस्टम का वेट करें और नए सिस्टम को समझें हमारे साथ कि हम किस तरह से ये माइग्रेशन जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने शॉर्ट से ऐसी बात कर दी है, लेकिन स्टिल अभी तक ये जो सिचुएशन है ना, ये इसने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दी है, जिसका रिजल्ट हमने देखा कि यूनिवर्सिटी ने COE कैंसिल कर दी है, ठीक है। और फ़ौरन से बोल दिया कि अगर आपको लालच दे दिया ना, अगर आपने फुल फी रिफंड लेना है तो विड्रॉ कर लें वीज़ा एप्लीकेशन, नहीं करना तो आपको फुल फी फंड नहीं मिलेगा, ऐसा है, तो ठीक है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कल को क्या होगा। उम्मीद यही की जा रही है कि जुलाई इनटेक में थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि जुलाई इनटेक ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा इनटेक होता है। जितने स्टूडेंट्स जुलाई में ऑस्ट्रेलिया में आते हैं ना हर साल, उतने फेब में नहीं आते। फेब एक माइनर इनटेक है। इवन के बहुत सारी प्रोग्राम्स और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फेब इनटेक ऑफर ही नहीं करती, सिर्फ जुलाई इनटेक होता है। तो जुलाई इनटेक एक, अगर फेब में तो चलो अगर यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन अगर जुलाई में भी ऐसी ही सिचुएशन रही तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी ने तो बैंकरप्ट हो जाना है। और इवन के यूनिवर्सिटीज़ ने जो वाइस चांसलर ने जो लेटर लिखा है ना, उसमें उन्होंने ये बात बोली है
कि अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो हमें प्री कोविड सिचुएशन में आ जाएंगे और हमें हुकूमत से पैसे लेने पड़ेंगे यूनिवर्सिटियाँ रन करने के लिए, ठीक है। तो जिन लोगों के पास अभी अनकंडीशनल ऑफर लेटर हैं या जिन्होंने फीस पे करके COE लिया हुआ है जुलाई इनटेक के लिए, तो मेरा उनको मशवरा ये है कि अभी मार्च स्टार्ट हो रहा है और मार्च में आप अल्लाह का नाम लेकर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के आप वीज़ा फाइल कर दें, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लें, बेहतर है कि वेट कर लें, मतलब मार्च के भी 1-2 वीक्स आप वेट कर लें, लेकिन मार्च के अंदर ही आप वीज़ा फाइल कर दें। क्योंकि जो एप्लीकेशंस का बैकलॉग है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप मार्च के एंड पे भी आप वीज़ा फाइल करते हैं ना, तो जो आजकल जो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है इन 3 कंट्रीज़ के लिए, वो अराउंड मतलब 1 मंथ से तो ज़्यादा ही चल रहा है ना। तो अगर आप मार्च के मिड में अप्लाई करते हैं तो चांसेस हैं कि आपको जून या जुलाई से पहले आपको वीज़ा मिल जाए, ठीक है। बाकी आने वाले दिनों के साथ सिचुएशन कैसे बनती है, किस तरह से बढ़ती है और क्या चीज़ें होती हैं, वो तो अभी हम नहीं जान सकते, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है ना। अगर अभी आप वेट करेंगे कि यार मैं जुलाई में नहीं जाऊंगा, मैं इनटेक डेफर करा लूँगा अगर फेब में, तो फिर ये बात याद रख लें कि फेब में आएगा जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, जुलाई के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, तो एक टोटल नई चीज़ आ जाएगी। तो एक नई चीज़ को ट्राई करना, मतलब अनलेस कोई मजबूरी ना हो तो मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास अभी चांस है जुलाई इनटेक पकड़ने का, इस GST एस्केप करने का, तो बेहतर है कि आप अभी से ही, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या अभी आप सोच रहे हैं, तो अभी अप्लाई करें यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ अब एडमिशन दे रही हैं। फेब में तो उन्होंने बच्चों को ऑफर लेटर भी नहीं दिया ना, लेकिन अभी जुलाई के ऑफर लेटर आ रहे हैं, बच्चों को मिल रहे हैं, ठीक है। क्यों? जुलाई बहुत बड़ा इनटेक है, उन्होंने बच्चे उनको चाहिए, ठीक है। तो फ़ौरन से आप जिस मर्जी प्रोग्राम में आप आना चाह रहे हैं, आप कोशिश करें कि लेवल 1 को पकड़ें, लेवल 2 यूनिवर्सिटी को बिल्कुल भी ना उसको आप पिक करें, अनलेस बड़ी कोई मजबूरी है या आपको लेवल 1 में मिल नहीं रहा या आपकी बहुत वीक प्रोफाइल है। अगर बहुत ज़्यादा वीक प्रोफाइल है और लेवल 1 की यूनिवर्सिटी दाखिला नहीं दे रही, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लेवल 2 में अप्लाई करके अपना जो चांस है वो लेने से। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है, लेवल 1 यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल रहा है, तो लें और सस्ते के चक्कर में ना पड़ें। आप यहाँ कोशिश करें कि जो वीज़ा फाइल करें वो लेवल 1 का फाइल करें, तो लेवल 1 के फिर भी ज़्यादा चांस होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग मैटर करती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आर्टिकल छपा इसी बात से कि यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उन्होंने बोला कि जो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मुताबिक उनके जो इनटेक है उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो उनसे बच्चे पिक करते हैं वो मोस्टली जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उन्होंने भी अभी जो GT है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी है, स्ट्रॉन्ग इस सेंस में कर दिया है कि जब वो बच्चों का अक्सर ऐसे केस भी आए हैं, बच्चों ने इनटेक अपना डेफर करवाया है, ठीक है। इनटेक डेफर करवाया तो जो डेफर्ड इनटेक में उनको उन्होंने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है और ये बोला है कि हमारे जो अपडेटेड GT कंडीशंस हैं उस पर आप पूरा नहीं उतरते, लिहाजा हम आपकी जो सिचुएशन है उसको, आपकी जो फाइल है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे उन्होंने, किस तरह से उन्होंने GT को स्ट्रिक्ट किया है, वो है सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट की फॉर्म में। पहले कुछ यूनिवर्सिटी थी जो फ्रेश स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट कर लेती थी, कुछ जो थी वो 3 मंथ्स की मांगती थी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं रिसेंटली पोस्ट देखा था मोनाश यूनिवर्सिटी का। अब मोनाश यूनिवर्सिटी ने बच्चे से बोला हुआ था कि हमें आप 1 साल की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें, पिछले 1 साल की, कि आपके पास वाकई इतने फंड्स हैं और आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। अब वो कह रहा था मेरे पास तो सिर्फ 6 मंथ की स्टेटमेंट है, मैं उससे क्या करूँ मैं अभी। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी जो है ना, ख़ास तौर पे जो बैंक स्टेटमेंट वो नहीं तो चल ही नहीं रही ना, नहीं को तो भूल जाएं। यूनिवर्सिटियाँ कुछ है वो प्रॉपर 3 मंथ्स ओल्ड, कुछ 6 मंथ्स ओल्ड की मांग रही हैं और विद प्रॉपर प्रूफ। अब जैसे डिकन यूनिवर्सिटी ने रिसेंट अनाउंसमेंट की थी कि हमें 3 मंथ्स ओल्ड की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और जिसके अंदर कोई भी बड़ी वो ना हो, क्या कहते हैं, कोई भी उसमें बड़ा बैलेंस का ट्रांसफ़र ना हो। मतलब पहले तो ये होता था ना, लोगों ने स्टेटमेंट अपनी जो बनानी होती थी उसमें वो एक नए अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते थे इकट्ठी अमाउंट में, तो अब वो कहते हैं ऐसे इकट्ठे ना हो, हमें प्रॉपर 3 मंथ की मेंटेन स्टेटमेंट चाहिए। तो इस लिहाज से, इस तरह से GT के जो चीज़ें हैं वो तब्दील हो रही हैं और अभी एक ऐसी कंडीशन बनी हुई है ना कि अभी कुछ फाइनल कह नहीं सकते कि यार हाँ जुलाई में बेहतर हो जाएगा, फेब में और बेहतर होगा, ठीक है। लिहाजा अगर आप अभी वेट कर रहे हैं जुलाई इनटेक में अप्लाई करने का, तो फ़ौरन से पहले अप्लाई करें और कोशिश करें कि आपका जुलाई इनटेक में हो जाए। आप एक जो नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है आप उससे बचें
और आप आ जाएँ। बाकी जिन्होंने फेब इनटेक में अप्लाई करा उनके लिए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, उनको तो जीएसटी देना पड़ेगा। अब पता नहीं जीएसटी आसान होता है, मुश्किल होता है, कैसा होता है वो, उसका तो बिल्कुल भी अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अप्लाई करें। मैं स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता आपको स्विनबर्न में प्रोग्राम नजर आता है, स्विनबर्न में अप्लाई करें। अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा आपको जो सी भी और यूनिवर्सिटी मिलती है लेवल 1 की, बीकन यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैक्वायर यूनिवर्सिटी सिडनी, और ग्रुप ऑफ 8 तो हैं ही है ना। ग्रुप ऑफ 8 में तो वो उनकी पहली बात है, वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर आप ग्रुप ऑफ 8 में जाएँ। उनकी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, उनकी वीज़ा रेशो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ग्रुप ऑफ 8 की। ठीक है, और बाकी इस उम्मीद के साथ वीडियो अप्लाई करते हैं कि जितने भी लोग वीज़ा का वेट कर रहे हैं उनको वीज़ा मिले और वो ऑस्ट्रेलिया आएँ अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए और यहाँ के अपनी डिग्री कंप्लीट करें। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी थी ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और आपसे फिर इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।